ए वार नेवर फॉट इज कॉलिंग वार। मैं जब एक हिस्ट्री के स्टूडेंट के नाते सोचता हूँ, देखता हूँ, तो ये जेसस के बाद के 100-200 साल पहले का बात है, 206 BC। अशोक कोरोनेशन का 8th ईयर में कलिंग गए। 4th ईयर में जो उनका शिलालेख मिलता है गिरनार में, वहाँ पर वो लिखते हैं कि मैं यहाँ प्रवर्जित हुआ हूँ बुद्ध धर्म में, उपगुप्त द्वारा प्रवर्जित हुआ हूँ। उसका 4 साल पहले कलिंग पहुँचे। यह है कहाँ, गिरनार होता है गुजरात बॉर्डर में। कलिंग तक 4 साल के अंदर जाके पहुँच गए, हाथी घोड़ा पालिकी सोल्जर्स वगैरह लेके लड़ाई में चल गए। यहाँ से कितना नदी पार करना पड़ेगा, 22 रिवर्स। उड़ीसा में जो बिलीव है, रत्न भंडार जगन्नाथ जी जहाँ बैठते हैं उसके नीचे है जो है नील चक्र, जहाँ झंडा लगा जाता है, शिखर पे, मंदिर के शिखर पे, उसमें है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं कि जब मीडिया पर पक्षधरता का आरोप लगा है, मीडिया पर किसी खास पार्टी को सपोर्ट करने का आरोप लगता है, लेकिन चंद नाम, कुछ चुनिंदा नाम ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा अपनी तटस्थता को, अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखा है। उसमें से एक नाम है श्री राम दास जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने दर्शकों को बता दें कि श्री राम दास जी एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं, हमारे लिए बहुत सम्मानित हैं, हम पत्रकारों के लिए, कलमकारों के लिए, हम जैसे लोग उनको देख के सीखते हैं। और उन्होंने कई मैसिव कवरेज की है दुनिया के अलग अलग इश्यूज़ पे। ख़ास तौर पे वो फिलहाल तो उड़ीसा में रहते हैं, उड़ीसा की राजनीति में उनकी बहुत गहरी पकड़ है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में भी वो कई बार प्रधानमंत्री के साथ विदेश यात्रा कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी पर उन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, सामाजिक मुद्दों पर उन्होंने लिखा है। बहुत विशद 52 साल का विशद अनुभव है उनका। तो और हमारा सौभाग्य कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो हम उनके अनुभव का जो विशाल समुद्र है उसमें कुछ ड्रॉप्स लेने की, कुछ बूंदे लेने की कोशिश करेंगे। जी, पहले तो आप अगर स्वागत करेंगे और आशीर्वाद चाहिए होगा आपका। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं उड़ीसा से, फिर हम लोग उस कैनवस को बड़ा करेंगे, उड़ीसा से देश, देश से फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करेंगे। तो पहले उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में आजकल बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 1 साल पहले सरकार बदली, फिर अभी हमने देखा कि राज्यपाल अचानक किसी मंत्री से मिलने पहुंच गए, फिर दिल्ली में खबरें आई हैं कि बहुत सारा रिशफल हो सकता है। आपकी पूरी नज़र इस पर बनी हुई है, क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? ये सारे जो चर्चाएं होते हैं वो सब ठीक है जी। राज्यपाल जाके 2 कैबिनेट मिनिस्टर के घर को जाना, ये जो प्रोटोकॉल होता है, ऐसा कभी उड़ीसा इतिहास में हुआ नहीं जी। हाँ, किसका मैरिज है, बेटा बेटी का पर्सनल कुछ फंक्शन है, किसका तबीयत खराब है, वहाँ पर राज्यपाल जा सकते हैं, लेकिन राज्यपाल का खास प्रोटोकॉल होता है, उसको तोड़ के 2 मिनिस्टर के पास गए। ये तो मामूली बात है, गए। लेकिन ये अभी उड़ीसा में डिस्कशन होता है और ये मैटर मीडिया में भी आया है। जो चेंज हुआ है उड़ीसा में, सिर्फ उड़ीसा में नहीं, मैं आपको याद दिलाऊंगा, जब इमरजेंसी था 75 में, मैं भी अरेस्ट हुआ हूँ, तो मेरा ये अनुभव है, जो लोग उस टाइम में तो मीडिया नहीं था, टीवी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया सेंसर कर दिया गया था। कोई डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफिसर बैठेगा प्रेस में, देखेगा क्या न्यूज़ जाता है, उसको सेंसर करेगा, ये न्यूज़ दो, ये न्यूज़ निकालो। इसी के विरोध में इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने को खाली छोड़ा था। बस, तो ऐसा ही होता था। पहला पन्ना कोरा छोड़ दिया था इंडियन एक्सप्रेस, 8 पेज खाली होते थे। एडिट पेज हर पेपर का खाली होता था। क्यों होता था? ये क्या डेमोक्रेसी है? हम सब जो बोलते हैं हम पत्रकार है, 4th स्टेट है, अरे कैसे 4th स्टेट? कहाँ लिखा है? लिखा है कहीं? इज इट बीइंग रिटन इन एनी बुक? ये हमारा अजम्पशन है। वी से एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी 3 स्टेट्स, वी आर ऑल्सो अनदर स्टेट। एक 4 पहिया के बिना ये घर खड़ा नहीं हो सकता है। तो 19(1)(a, द राइट
टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ इन एनी मैटर। किसी भी विषय में हम अपना मत व्यक्त कर सकते हैं। कोई आर्ट फॉर्म में करता है, कोई लिटरेचर में करता है, कोई सिनेमा में करता है, कोई नाटक नुक्कड़ नाटक में करता है, कर पाएंगे क्योंकि 19(1)(a। आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि ये पत्रकार है, फोर्थ स्टेट है। मैं बोलता हूँ नहीं, तू है पत्रकार, तू है फोर्थ स्टेट। क्योंकि तुम कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तुमको मालूम नहीं है, कानून क्या है मालूम नहीं है। 19(1)(a) में तुम अपने बात कर सकते हो, सरकार को प्रश्न पूछ सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। कोई ऑफिसर ब्यूरोक्रेट अगर कुछ गड़बड़ करता है, पुलिस अगर गड़बड़ करता है, समाज में कहीं भी जाओ, कोई अगर बाहुबली है जो रास्ता रोक के खड़ा है, यू कैन चैलेंज। दैट इज 19(1)(a। महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई है, मैं इसी मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहूँगा। आपने 52 साल की पत्रकारिता की है। आज की जो पत्रकारिता में तकनीक का दखल बढ़ गया है। अब तो जैसा कि आपने कहा कि हर व्यक्ति पत्रकार बनने की योग्यता रखता है और करता भी है। लोग सड़क पर चलते मोबाइल से शूट करते हैं, खबरों को पोस्ट कर देते हैं। कभी होता था कि जब एक जिले में एक रिपोर्टर हुआ करता था, वो खबरें कवर करता था। तो इतना जो पत्रकारिता का लोकतांत्रिकरण हुआ है, उसको आप बेहतर मानते हैं या बुरा मानते हैं? नहीं, ये बहुत बढ़िया, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगा। अभी आप देखिए, भारतवर्ष के किसी गांव में चले जाए, कोई पंचायत में चले जाइए, आप देखेंगे वहाँ भी एक सोशल मीडिया कोई चलाता है। पंचायत के अंदर, गांव के अंदर कोई छोटा एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट होता है, इमीडिएटली वो अपने जेब से कैमरा निकालता है और उसको रिकॉर्ड करके छोड़ देता है। अल्टीमेटली इट इज़ कमिंग टू द मेन स्ट्रीम मीडिया एंड इट इज़ रीचिंग टू डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड पॉलिटिकल पार्टीज। ये गांव में ऐसा हो गया, अरे तो बहुत बुरा हुआ। तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लोग एक्शन में आ जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं, पुलिस भी जाके पहुंच जाती है। आपकी इसी बात से सर मुझे याद आया कि देखिए, अभी उड़ीसा में पिछले 3-4 दिनों में 4-5 घटनाएं ऐसी हुई हैं जो कि दिल दहला देने वाली हैं। कभी किसी बच्ची ने खुद को आग लगा ली, किसी ने जहर खा लिया। अभी खासतौर पर कॉलेज छात्राओं के बीच बड़ा, एक लड़की को स्कूल से लौटती बच्ची पर पेट्रोल फेंक के आग जला दिया गया उसको। तो ये घटनाएं पिछले 1 साल में लगातार बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। तो क्या नवीन बाबू के शासनकाल में भी ये सब घटनाएं हो रही थीं या अब ज़्यादा बढ़ गई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नवीन बाबू के टाइम में भी यही हो रहा था जी। अब अगर आप एक स्टेट बताइए, एक ऐसा स्टेट बताइए कहीं होता नहीं, ऐसा रेप नहीं होता है, मर्डर नहीं होता है, डाका नहीं होता है और कानून को अपने हाथ को लेके दादागिरी नहीं होता है। एक स्टेट का नाम बताओ। अभी बिहार में चुनाव है, बिहार के चुनाव के पहले हर रोज़ वहाँ मर्डर होता है, हर रोज़ यहाँ लूटपाट होता है, रेप होता है। पहले तो जब इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ था तब आप देखो रेशियो ऑफ क्राइम बहुत कम था। अब क्यों अचानक बढ़ा? कहीं भी होता है उसके पीछे कोई कारण है। मैं नहीं बोलता हूँ कि ये सब पॉलिटिकल पार्टी लोग करते हैं और एक इंटेंशनल नहीं करते, ऐसा नहीं। एक्सीडेंट हो जाता है, नदी में फ्लड आया, नाव डूब जाता है। पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के टाइम में मारपीट हो जाता है, हत्याएं हो जाता है। कोई लड़की स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, या कोई गांव में खेत खलिहान जाता है, जो नेचर, जिनके अंदर में संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है, एजुकेशन नहीं है। आजकल गांव-गांव में शराब पीने वालों का संख्या बढ़ गया है, कोई ड्रग्स लेता है, ये लोग क्राइम कर देते हैं। हर नुक्कड़ चौक पे पुलिस और सरकार खड़ा नहीं हो सकते। इसीलिए समाज का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम एक पंचायत में रहते हैं, हमारा पंचायत में जितने एजुकेटेड लोग हैं, इन लोग का भी दायित्व होता है। ये लोग हमारा गांव में, पंचायत में जुआरी है, जुआ खेलते हैं, शराबी है, शराब पीते हैं। इतने लोग हैं जो लड़के लोग जब जाते हैं स्कूल को छेड़ते हैं, उनका लिस्ट बना के गांव-गांव में उनको चैलेंज करना चाहिए। जहाँ ये चैलेंज नहीं होगा, आइन अपना काम करेगा। अरे आइन कैसे काम करेगा? आइन का क्या आंख हर गांव में आता है? बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक दोषियों की पहचान नहीं होगी, दोषियों को सामने नहीं लाया जाएगा, और पंचायत में पहचान करो, हाँ, तब तक ये सारे कारनामे रुकेंगे नहीं। अच्छा महोदय, आपने
यही तो एक मज़ेदार बात है आप जैसे अनुभवी लोगों के साथ कि आपकी जब बात शुरू होती है तो ग्रास रूट से स्टार्ट होती है, पंचायत से शुरू होती है। आपने कई सारे प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, अलग अलग देशों में गए हैं, उधर ट्रैवल किया है, तो अपने कुछ एक बेहतरीन अनुभव के बारे में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो अनुभव था किस पीएम के साथ रहा आपका? पीएम के साथ जी मैं तो 92 में ब्राज़ील गया था, नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन वाजपेयी जी के साथ 2001 में ईरान गया। तब ईरान में जो मेरे पास समय रहा, मैं तेहरान यूनिवर्सिटी गया। वहाँ पर जो हमारे पत्रकार लोग गए थे वो होटल इस्तिकलाल में रहते थे, मैं भी था। लेकिन मैं तेहरान यूनिवर्सिटी चला गया। आर्यन इन जो हमारा ईरान का पुराना नाम था आर्याना, जी वहाँ पर्शियन रिलीजन था। पर्शियन लोग जो अग्नि पूजक वाले यहाँ आ गए, तो उन लोग का, हम यहाँ इंडिया में ब्राह्मण लोग का जैसे नवजोत ये होता है, व्रतोपनयन होता है, संस्कार होता है, वहाँ नवजोत होता है। पर्शियन लैंग्वेज में नवजोत बोलते हैं। और उनका जो धर्म पुस्तक है ज़ेंदे-अवस्था, उनका जो गढ़ है अहूर मज़दा। अगर आप ऋग्वेद देखोगे, मंत्र जो ऋचाय में है और अहूर मज़दा सुनोगे, पूरा बराबर लगेगा। ये लोग अग्नि पूजक है। वाजपेयी जी के साथ गया था, मैं इसको एक्सप्लोर किया, कहाँ कहाँ अशोकान पिलर है, ये पर्शियन रिलीजन क्या है, कैसा है, इस्लाम कैसा आया, एंटायर एक कंट्री का इस्लामाइजेशन कैसा हुआ, स्टडी करके एक किताब में मेरा लिखा हूँ। ये जब मैं बाहर जाता हूँ, मेरा रुचि रहता है इंडोलॉजी और हिस्ट्री, अतीत को जानना। जैसे जर्मन में गया 95 में, हैनोवर यूनिवर्सिटी, वहाँ पर मैं फर्स्ट आई वांटेड टू नो मैक्समुलर, फ्रेडरिक मैक्समुलर हैज इंट्रोड्यूस्ड ए रॉन्ग थ्योरी, आर्यन इन्वर्जन थ्योरी। मैक्समुलर रंजन ने क्या लिखे हैं, क्यों ये थ्योरी आया, मैकले सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बाद ऐसा क्यों क्या हुआ कि हम वो अपने देश में खुद को बोले कि हम विदेशी है। अभी फिलहाल तो कहीं यूनिवर्सिटी में इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में। वो तब बोले थे जब रेडियो एक्टिव और कार्बन स्टडी सिस्टम कुछ नहीं था इंडिया में। जैसे हम बोलते थे कि हरप्पन सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, हम बोलते थे, कार्बन स्टडी हुआ नहीं था। यहाँ पर अभी जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन निकला, शंकर जारो, राखी गाड़ी, लोथालो, ये सब एरिया में, यहाँ पर जो पट आर्दन पट मिला है और जो आहुति देने का ये मिला है, बहुत सारी चीज़ मिला है। तो उसको देखने के बाद ये 8000 ईयर्स ओल्ड साइंटिफिकली बोलते हैं। आप बोलते हैं 3000 साल पहले आए यहाँ, कैसे आए? डीएनए टेस्ट के बाद मालूम पड़ा कि एक्चुअली जो मोहनजोदारो में जो स्केलेटन का डीएनए, साउथ इंडिया का डीएनए भी वही है। तो ये जो थियोरी था कि ये लोग आर्यन लोग बाहर से आए और द्रविड़ों को भगा दिए, तो फिर डीएनए समान कैसा होता है? हाउ इट इज कॉमन? श्रीलंकन डीएनए, तमिलनाडु डीएनए, केरला डीएनए, यूपी डीएनए, जम्मू एंड कश्मीर डीएनए, हरप्पा डीएनए, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन डीएनए। तो जो रॉन्ग हिस्ट्री वी आर बीइंग टॉट, हम उसको रटते रहे। जब हमको रॉन्ग हिस्ट्री पढ़ा ही दिया गया, पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसके ऊपर रचना लिखते रहे। मिथक को साहित्य को मिथक। वास्तव में मुझे जो लगता है कि एक साजिश है कि अतीत के प्रति अपराध बोध का भाव भर दिया जाए, ताकि आप अपने अतीत को लेके गर्व न करें, अतीत को लेके एक अपराध बोध के भाव में रहें और आप अपने गौरवशाली इतिहास को भूल जाएं। शायद यही वजह रही होगी। महोदय, एक प्रश्न आपसे। कुछ नहीं है, डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश सरकार उस टाइम में जो आए, ये क्या बोले, पहले हमारा इकोनॉमी इतना स्ट्रांग था, संस्कृति ऐसा स्ट्रांग था, एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग था, दिखते नहीं। वेद 5000 years बैक, वेद वाज रिटन एज दे से,
but when they started their education system, before 500, 1000 years, 1.5 thousand years, or say just before the birth of Christ, जी it's a controversial subject. महोदय, बहुत अंग्रेजों के आंकड़े के मुताबिक भारत में 1857 के पहले 1.5 लाख गुरुकुल हुआ करते थे, जो कि अगले 10 सालों में मतलब 1867 तक उसमें से 2 बचे सिर्फ। आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश है हमारे संस्कृति के नहीं, हमारे हिस्ट्री के साथ कैसे मजाक किया है। उड़ीसा के बारे में बताता हूँ, हर कोई वर्ल्ड में जानता है कलिंग वार हुआ था, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये वार नेवर फॉट वाज कलिंग वार। आप बताए, मगध से अशोक कलिंग गए, कितना सोल्जर थे? 8 नदी, बड़ा बड़ा नदी कैसे पार होके गए? कितने सोल्जर लेके गए? वहाँ 1.5 लाख लोग को मार दिया और 1 लाख लोग को बंदी बना के लाए। कैसे लाए बंदी बना के? मुझे तो महोदय एक बात समझ में नहीं आती है। मैं बात करना चाहूँगा कि उड़ीसा के इतिहास में बार बार अशोक को खलनायक साबित किया जाता है, लेकिन कभी भी काला पहाड़ का नाम नहीं लिया जाता है आज भी। नहीं, अशोक गए ही नहीं कलिंग। आप देखिए, 1 मिनट बोलता, मगध से कलिंगा वार कहाँ हुआ है? बोलते दया नदी के किनारे, जब उनका ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य का जो यूज हुआ है अस्त्र, वो मिलता है। जब महाभारत काल के अस्त्र यहाँ दिल्ली के पास हरियाणा में कुरुक्षेत्र में मिलता है, उत्तर प्रदेश में मिलता है, हिसार में मिलता है, तो ये ईसा के 100-150 साल पहले का बात है। क्यों नहीं मिलता है? 1 नंबर। 2 नंबर, कहाँ लिखा है वो जो रॉक एडिक्ट कहाँ है? 2 जगह उड़ीसा में है, एक धौली में है, एक जौगढ़ में है। ये दोनों में लिखा है प्रिया नाम प्रियदर्शी अशोक का, उसके अपने प्रशंसा करके लिखा है, ए वार नेवर फॉट इज कलिंग वार। मैं जब एक हिस्ट्री के स्टूडेंट के नाते सोचता हूँ, देखता हूँ, तो ये जेसस के बाद के 100-200 साल पहले का बात है, 206 BC। अशोक कोरोनेशन का 8th ईयर में कलिंग गए। 4th ईयर में जो उनका शिलालेख मिलता है गिरनार में, वहाँ पर वो लिखते हैं कि मैं यहाँ प्रवर्जित हुआ हूँ बुद्ध धर्म में, उपगुप्त द्वारा प्रवर्जित हुआ हूँ। उसका 4 साल पहले कलिंग पहुँचे। यहाँ है कहाँ? गिरनार होता है गुजरात बॉर्डर में। कलिंग तक 4 साल के अंदर जाके पहुँच गए, हाथी घोड़ा पालिकी सोल्जर्स वगैरह लेके लड़ाई में चल गए। यहाँ से कितना नदी पार करना पड़ेगा? 22 रिवर्स। उस टाइम में ट्रेन नहीं था, ह्यूज बड़ी बड़ी नदी। वहाँ उस टाइम में ना ट्रेन था, ना प्लेन, ना ट्रक, ना बस, ना रास्ता। तो इतना सोल्जर लेके गिरनार में अगर उनका ये शिलालेख मिलता है, या मगध से अगर निकले 8-9 बड़े बड़े नदी पार करके कितने सोल्जर लेके गए थे? वहाँ 1.5 लाख सोल्जर मार दिए और एक सोल्जर को कैप्टिव करके बंदी करके ले आए। तो क्या लगता है कि आपको ये कहानी सिर्फ विदेश फैलाने के लिए गढ़ी गई थी? ये सिर्फ गढ़ी गई थी। और एक बात है, और एक बात इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ 5000-6000 साल पहले महाभारत वार हुआ था। महाभारत वार का वेपन आज भी मिलता है, मेरठ के आसपास मिलता है, दिल्ली के आसपास मिलता है, हरियाणा में मिलता है, किराना मेरठ में। 5-6 हजार साल पहले, ये तो सिर्फ 2100 साल पहले का बात है। उनका जो ग्रैंडफादर दादा चंद्रगुप्त मौर्य, उनका मिलता है डिटेल, अस्त्र शस्त्र मिलता है। अशोक कलिंग वार में दया नदी के किनारे से एक अल्पिन तक नहीं मिला क्यों? एक चाकू तक नहीं मिला क्यों? अभी ये कलिंग नगर दया नदी के नज़दीक हुआ या कलिंगपट्टनम में हुआ, ये डिसाइड नहीं हुआ है। उड़ीसा में कलिंग वार के बारे में कुछ नहीं है, 2 ही शिलालेख रॉक एडिक्ट है, एक जौगढ़ गंजाम और एक भुवनेश्वर के पास दौड़ी, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है।
यहाँ अगर वो चंडाशोक धर्माशोक हो गए, इसके बाद अफगानिस्तान वार में गए, वहाँ अपने सोल्जर को डायरेक्ट करते हैं, इतना मयूर, इतना बारह, इतना ये सब लेके आओ, हिरण शिकार करके लेके आओ। धर्माशोक जो फिर हत्या में प्रवृत्त कैसा हुआ, फिर इसके बाद वार कैसे किया, पीस नहीं करके। तो उड़ीसा के इतिहास में ये एक छलावा है, इसके ऊपर और रिसर्च होना चाहिए। अशोक गए थे, एक कारुबाकी का कैरेक्टर, ये जैसे कारुबाकी लिटरेचर में लिखा जाता है। कारुबाकी एक धीबर हम बोलते हैं, जो धीबर कन्या है, मल्हार। वहाँ पर मल्हार हर जगह हमारा है, लेकिन ये जो रूट देते हैं, नदी होगी मल्लाह होंगे, मल्लाह होगी, जहाँ नदी है वर्ल्ड में मल्लाह है। ये कारुबाकी का कब आया इतिहास को, कौन लिखा इसको? सोल्जर कारुबाकी के लिए वार किए। ये यहाँ पर जो गोसिप करते हैं यूनिवर्सिटी के कॉमन रूम में बैठ के, स्टोरी लिख देते हैं, बस उसका मार्केटिंग हो जाता है, लोग बोलते हैं हाँ ठीक है कारुबाकी के लिए हो गया। ऐसा नहीं है, उसे कोई प्रूफ नहीं है, कोई वंशावली है कारुबाकी का, उसके गांव कहाँ था, कुछ नहीं है। हम लोग इतिहास से लौटते हैं वापस वर्तमान राजनीति की ओर। अच्छा महोदय, मुझे याद है जब उड़ीसा में चुनाव हो रहे थे 2024 मई में, उस वक्त भी लोकसभा चुनाव भी साथ में हो रहे थे, तो उड़ीसा में मैं कई इलाकों में घूमा, मतलब बड़बिल से लेके आगे आपके ब्रह्मपुर तक, मुझे पूरा उड़ीसा का दौरा किया मैंने, मतलब बंगाल सीमा से लेके आंध्र सीमा तक रास्ते में हर जगह गया मैं। तो मैंने एक चीज़ बड़ी शिद्दत से महसूस की कि उस वक्त 1 साल पहले उड़ीसा की जनता में एक बहुत ही प्रबल भावना थी कि हम तमिल हेजेमनी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका इशारा पांडियन की ओर हुआ करता था, जो कि उस वक्त तत्कालीन सीएम जो थे नंदन पटनायक जी के सचिव हुआ करते थे। तो उस तमिल विरोधी भावना की वजह से सरकार चली गई, लेकिन जो नई सरकार आई है उसमें भी तो बाहर के लोगों को महत्व दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उड़िया लोगों को बहुत ज़्यादा महत्व मिल गया, क्या नहीं लगता है आपको ऐसा? कोई भी सरकार हो, हम बोलते सचिवालय, सची किसके नाम है? सची इंद्र का रानी का नाम है। सचिवालय, जहाँ सचिवालय में सब बैठते हैं, रानियाँ बैठते हैं। कौन है ये रानियाँ? IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, ब्यूरोक्रेसी ही रानियाँ है। सरकार बदलेगा लेकिन रानियाँ नहीं बदलेगी, ये रहेंगी, ये बराबर राज करेगी। वही चलता है, वही नवीन बाबू के समय में जो थे माइनस पांडियन, सब वही है, माइनस पांडियन और जितने हैं सब वही है। ये लोग क्या किए, जो लोग कभी भी सचिवालय नहीं आए थे कभी जिंदगी में, कहीं दूर दराज गांव में थे, जिला में थे, सब डिवीजन में थे, उन लोग को ले आया प्राइवेट सेक्रेटरी करके। ये जब आए, कभी सचिवालय नहीं आए थे, ये सेक्रेटरी को देखा, घबराया, पहले देख के छिपता था, और उनके पास जैसे पावर आ गया। ये सचिवालय का एक फंक्शन करने का अनुभव होना चाहिए, फाइल को नोटिंग देने का अनुभव होना चाहिए, किस विषय में आया है, इसमें क्या डिसीजन लेना होगा जानना चाहिए। इन लोग को कोई तालीम नहीं दिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, PA बना के बैठा दिया। कोई ADM था, कोई सब कलेक्टर था, कोई कलेक्टर था, उसको ला के घुसा दिया, वो बैठे रहे। काम मिनिस्टर लोग, अभी जो मिनिस्टर है, मैं उनके ऊपर कुछ नहीं बोलता हूँ, ये लोग बहुत कम सेक्रेटरीट जाते हैं, जबकि सेक्रेटरीट प्रॉपर जाना चाहिए। सच एंटायर इंडिया में, एंटायर वर्ल्ड में डेमोक्रेसी जहाँ है, रोल इम्पोर्टेंट रोल होता है ब्यूरोक्रेसी का। अब तक 1 साल से ज़्यादा हो गया, आपका हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, निगम परिषद का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, 6 मिनिस्टर अपॉइंटमेंट नहीं हुए। आपको मैसेज जाता है कोई नेक्स्ट लेवल ऑफिसर के पास, वो चुपचाप बैठ जाता है। और जो प्राइवेट सेक्रेटरी लोग हैं, ये सेक्रेटरी लोग को डरते हैं क्योंकि डायरेक्ट IAS है, ये OS आके स्टेट गार्ड का बैठा हुआ है, हाँ, वो उनके सन में जाने से डरता है। वो ना उसको मालूम है
सेक्रेटरीट का कोई काम कुछ मालूम नहीं। तो ऐसे हर स्टेट में होता है, आहिस्ता आहिस्ता होगा। अब मैं सोचता हूँ कि सरकार डिलीवरी करना शुरू किया है, आरंभ कर दिया है, देखेंगे क्या होता है। गोस्वामी जी अपने प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस में लिखते हैं, हुई है को नृप हमें कहानी। तो उन्होंने ये पंक्ति सचमुच के लिए लिखी होगी कि नृप कोई भी हो, नेता कोई भी हो, हमें क्या हानि, हम तो फायदा कमाएंगे कमाएंगे। शायद आपका यही कहना भी है। बिल्कुल सही। तो बात ये है, पॉलिटिकल लोग बहुत कम में संतुष्ट है। जी। ब्यूरोक्रेट्स, आप देखो उड़ीसा में जितने ब्यूरोक्रेट्स, इंजीनियर और विजिलेंस ने पकड़ा है, एक रिसेंटली 162 प्लॉट्स, एक फॉरेस्ट ऑफिसर 162 प्लॉट्स, करोड़ों खजाना, सोना, गोल्ड, कोई इंजीनियर ये वो निकलता है ना, ये लोग अभी पकड़ते हैं। अब देखिए किसके पास पैसा है। अब एक एमएलए को वो चलो हम पकड़ेंगे आंख मूंद के, उसके पास से कितना पैसा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। उड़ीसा का एमएलए को अगर आप पकड़ोगे कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, चलो कुछ को दे दिया हो गया। देखिए, आपने करप्शन की बात की तो मुझे एक बात ध्यान आई कि जब उड़ीसा में चुनाव का माहौल शुरू हुआ था, चंडी खोल में सबसे पहले पीएम पहुंचे थे सबसे पहला चुनावी भाषण देने के लिए। उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग दिलचस्प नारा दिया था कि हम रत्न भंडार की जांच कराएंगे, रत्न भंडार का जो भी खजाना है उसको सामने लाएंगे, उसकी डिटेल सामने लाएंगे। लेकिन साल बीत गया, अभी तक ये आया नहीं, अभी तक आया नहीं। एक हमारा उड़िया में के गणती मणती मतलब होता है वो गिना जाएगा और परखा जाएगा। जो गोल्ड था वो परखा जाएगा, हीरा था परखा जाएगा, जो है वो परखा जाएगा, उसका एक लिस्ट बनाया जाएगा। ये सरकार नहीं बनाया है अब तक। सिर्फ मंदिर का रत्न भंडार का ताला खोल के बंद करने से नहीं होगा, मरामत कर दिया बंद कर दिया। क्या माने है रत्न भंडार में क्या क्या है, उसके गणोती या मणोती उसे जांचना चाहिए, परखना चाहिए, लिस्ट बनाना चाहिए। हुआ है क्या? हुआ नहीं। ये कि मुझे याद आता है कि बिल्कुल ऐसा ही मामला पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में जो था वहाँ भी हुआ था। वहाँ भी 6 तहखाने खोले गए थे। एक कुछ छोड़ के आखिरी तहखाना 7वां तहखाना बंद था, 6 तहखाने खोले गए थे। उसमें जो भी सोने के धूल, सोना था, आभूषण थे, तो लिस्ट हुआ, लिस्टिंग की गई। सीएजी, रिजर्व बैंक के अधिकारी सब पहुंचे वहाँ पे और वापस सब गिनती करके वजन करके वापस वहाँ रख के बंद कर दिया गया। बड़ा आश्चर्य की बात, यहाँ पर एक रिटायर्ड जज थे और ब्यूरोक्रेट्स थे और जो वहाँ पर जो सेवक है, सिवेटर्स, एक जस्टिस रथ का नाम सामने आया था कि कोई कमेटी बनी, रथ थे, कोई कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन कोई बैंक वाला नहीं था, रिजर्व बैंक वाला नहीं था, बनिया नहीं था जो परखेगा, मणती करेगा, जौहरी। तो उसको जौहरी अगर नहीं रहेगा, परखा नहीं जाएगा, लिस्ट नहीं बनाया जाएगा, तो क्या रत्न भंडार मरा? सिर्फ इसको रिपेयरिंग के लिए तो नहीं किया जाता ना, इसको रिपेयरिंग करके छोड़ दिए। तो आपका 52 साल का अनुभव है देखिए पत्रकारिता का, आपको क्या लगता है रत्न भंडार में, मतलब 75 के बाद से रत्न भंडार खोला नहीं गया था, जो कि अब जाके खोला गया, उसे गिनती की गई, तो उसमें कुछ झोलझाल है क्या, या फिर क्या सब कुछ क्लियर है मामला? नहीं, यहाँ पर 52 हाथी की पीठ पर ये पहला उड़िया सम्राट जो थे ये लेके आए थे। कहाँ? जब तमिलनाडु से। तमिलनाडु से तो कपिलेंद्र देव 52 हाथियों की पीठ पर लाद के खजाना लाए थे। वो आए थे, वो भी वहाँ है। और दान भी होता है। समूची इंडिया से, जो कि बरसों से दान जमा हो रहा है वहाँ पे, जमा हो रहा है जी। सारी चीज़ वहाँ है। और ये जो जितना पार्ट खोला गया बहुत कम खोला गया। कुछ दिन पहले एक मठ है वहाँ पर, एमआर मठ, वहाँ से गोल्डन का और सिल्वर का छड़ी मिला था बहुत सारे। वहाँ पर रिजर्व ऐसा रखता था, बहुत सारे मठ हैं, सब मठ में था कि अगर कोई समय में जगन्नाथ जी का सेवा में कुछ होगा, जरूरत होगा पैसे के लिए, इन लोग को बेच कर करेंगे। तो ये सब भी आया एमआर मठ से, दूसरे मठ से, वहाँ पर रत्न भंडार में आया होगा। रत्न भंडार को रास्ता अंदर में है एमआर मठ से और मठ से, उसको अब तक खोला नहीं गया। और
ये एक स्मॉल पार्ट, इसको बोलते हैं रत्न भंडार। लेकिन उड़ीसा में जो बिलीव है, रत्न भंडार जगन्नाथ जी जहाँ बैठते हैं उसके नीचे है। अच्छा, जगन्नाथ जी जहाँ बैठते हैं उसको भी रत्न सिंहासन बोलते हैं। हाँ, रत्न सिंहासन। तो क्या उसके नीचे भी खजाना है? उसी अंदर में खजाना है, जो है नील चक्र, जहाँ झंडा लगा जाता है शिखर पे, मंदिर के शिखर पे, उसमें है। हाँ। जरूर होगा, क्योंकि एक विधि है, कहीं अगर नील चक्र का स्थापन होता है, मंदिर का चूड़ा, उसमें हीरा लीरा राजा लोग डालते थे, सुना, वहाँ भी होगा। और जगन्नाथ जी के ये डिक्लेयर्ड रत्न भंडार है। अनडिक्लेयर्ड रत्न भंडार हो सकता है, जिनको कोई नहीं, किसको मालूम नहीं होगा। ये क्या मेटल डिटेक्टर लेके देखा है? मेरा एक प्रश्न है, अगर कहीं गोल्ड है नीचे, मेटल डिटेक्टर लेके देखो। क्योंकि मुझे याद है कि जब रत्न भंडार खोला गया था तो कई सारी कहानियां थी कि अंदर में सांप है, कई लेयर के तहखाने हैं, लेकिन ऐसा तहखाने है, ये सब झूठ मूठ में फैला गया था, कोई जाके चोरी ना कर ले। सांप है, ये है, कंकाल है, ऐसे बहुत सारे थे। लेकिन मेरा विश्वास है अब तक असली रत्न भंडार के पास ये लोग नहीं पहुंचे, और इसका गिनती नहीं हुआ, मतलब क्या है, टेस्ट क्या गणना नहीं हुई है इसकी, गिनती और गणना नहीं हुई है इसकी। जी। ये आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई है, जो कि पत्रकारों के लिए मैं एक चीज़ बताऊंगा जी। जी। आप लुटियांस के पत्रकार को देखे होंगे, आप कोई भी पत्रकार को ले लीजिए, उसका पत्रकारिता शुरू होने का डेट को चले जाइए, उस डेट में उनका स्टेटस क्या था, वो उनका इनकम कितना क्या था। दिल्ली में जो लोग पहले, दिल्ली नहीं हर जगह, बॉम्बे में, भुवनेश्वर में, ये लोग का बेटा बेटी को लेकर विदेश में पढ़ाता है, यहाँ पर बड़े बड़े स्कूल में तो भेजता है, जैसा कोई व्यापारी भेजता है, छोटा छोटा व्यापारी भी भेजते हैं। पैसा कहाँ लाया, कितना इनकम टैक्स दिया, हाउ मच इनकम टैक्स यू हैव पेड, व्हाट वाज योर रियल इनकम, उनको अगर देखोगे। और एक एक पत्रकार का दिल्ली में 4-5 बिल्डिंग, 6-7 व्हीकल, कार, कहाँ से आते हैं भाई? हम भी तो पत्रकार है, हम मेडिसिन खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास कैसे आता है? आप पत्रकार है, हम भी पत्रकार है, आपके पास 4 व्हीकल है, कार है, 5 बिल्डिंग है, कौन दिया? कोई पत्रकार कर सकता है क्या? नहीं। तो महोदय, आप निश्चिंत रहें कि आप जिस पत्रकार के साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, वो भी आप एक गरीब पत्रकार है, उसके पास ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई गाड़ियां हैं, 30 साल हो गए मुझे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो महोदय आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा की राजनीति में जो आप बदलाव देख रहे हैं, वो आप, मतलब आपको क्या लग रहा है कि जो शफलिंग की जो बात चल रही है, दिल्ली में बैठ के पूरी हर तरफ से खबर है कि उड़ीसा में शफल होगा, तो ये शफल मंत्रिमंडल तक सीमित है या पूरा सरकार बदलने की कवायद? नहीं, रिशफलिंग होगा। नबीन जी के मंत्रिमंडल में 2-3 बार हुआ है, जानकी जी के मंत्रिमंडल में भी रिशफलिंग हुआ है, हर कोई स्टेट में रिशफलिंग होता है, हर कोई गवर्नमेंट में रिशफलिंग होता है, तो उसमें शफलिंग होगा, चेंज होगा। 6 पूरा खाली है पोस्ट, वो 6 अभी भरा जाएगा। और जो लोग का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, बाहर में मैसेज बहुत रंग जाता है। ये जो लोग उड़ीसा में अभी मिनिस्टर है, वो कभी पंचायत के मुखिया नहीं बने थे, वार्ड काउंसिलर म्यूनिसिपैलिटी में नहीं बने थे। हवा आता है, बन भी जाते हैं, मोदी जी के लिए बने, मोदी जी के लिए बने। और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है मनमोहन सामल, वो जिद्दी पकड़ के बैठा, बीजेडी के साथ हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये भी एक ठीक मैसेज गया, मिनिस्ट्री हो गया। लेकिन मिनिस्टर लोग को चुन चुन के करना चाहिए। मेरा एक सवाल यह है, उड़ीसा जैसा स्टेट 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों? उड़ीसा स्टेट में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों? क्या दूसरे दल के साथ है, इनका मिली भगत का कोई मिनिस्ट्री है क्या? ये तो पूरा बीजेपी का मिनिस्ट्री है।
क्यों दिया गया? 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर का क्या आवश्यकता है? ये कॉम्प्रोमाइज की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे किसी गठबंधन नहीं नहीं है, गठबंधन नहीं है, समझौता नहीं है, क्योंकि फुल गवर्नमेंट है। उड़ीसा सरकार, जो बीजेपी वाले हैं उड़ीसा के, क्यों 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए? किसके अकाउंट से जाता है? पब्लिक के अकाउंट से पेड होता है। क्या एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर सफिशिएंट नहीं था? मिनिस्टर लोग जो काम करते हैं उनको रिव्यू करना चाहिए। ये मिनिस्टर लोग, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, अगर मैं यहाँ खोलूँगा तो विभ्राट हो जाएगा। हमारे पास पत्रकार के नाते बहुत प्रूफ आता है, पत्रकार के नाते बहुत प्रूफ आ जाता है पूरा। ये कोई कहाँ से क्या बात करता है उसका रिकॉर्डिंग पेपर्स आ जाता है। नया सरकार बना है, ठीक है, चलो, जो कमिटमेंट है उसको पूरा करो, जो खाली पद है उसको तुरंत उसमें नया अपॉइंटमेंट करो। एडवोकेट अब तक अपॉइंटमेंट हुआ नहीं, बीजेडी टाइम के एडवोकेट अब तक सरकार के लिए चलाते हैं। दूसरे खेमे के एडवोकेट अभी इनका आपकी पैरवी कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं इनके लिए, और कॉर्पोरेशन का अपॉइंटमेंट हुआ नहीं जी। क्या करेंगे? करते करते अच्छा महोदय, एक इंटरव्यू तो खैर बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहूँगा कि देखिए, उड़ीसा एक रिच मिनरल स्टेट है, हर कोई जानता है इस बात को। समुद्री तट, पारादीप जैसे पोर्ट्स हैं, कई सारे इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं जो कि यहाँ से व्यापार हो सकता है। लोगों से मैं मिला हूँ, लोग खासतौर पर महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, वो बेहतरीन क्राफ्ट बनाती हैं और वो बहुत जिजीविषा है। पुरुषों से ज़्यादा जिजीविषा मुझे महिलाओं में देखी उड़ीसा में। तो इतने मेहनती लोग, इतने रिच मिनरल्स और इतना लंबा सी पोर्ट, आपको लगता है कि जो नई सरकार है इन सारे संसाधनों का ढंग से इस्तेमाल कर रही है, और पहले इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता था? मिनरल रिच स्टेट है, जहाँ पर वर्ल्ड में माइंस है, माइंस के आसपास के आदमी गरीब है, और वहाँ देखोगे वो आदिवासी होगा। अच्छा, मिनरल जो लोग लेते हैं ये लोग सब बाहर के हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउस है। ये लोग का क्या इंटेंशन है? यहाँ पर लोहा मिलता है, यहाँ पर हीरा मिलता है, यहाँ पर सोना मिलता है, बक्साइट मिलता है, उसको लेके मार्केटिंग करो, मार्केटिंग करके मुनाफा कमाओ। और जो CSR होता है, वो CSR कहाँ खर्चा होता है? 4% CSR मैंडेटरी प्रोविजन प्रॉफिट से। ये पैसा कौन खर्चा करता है? कलेक्टर करता है। क्या करता है? गाड़ी खरीदता है, AC लगाता है, टेबल चेयर के खरीद करता है। कहीं पे अभी कितना हॉस्पिटल बनाए हैं, उनमें डॉक्टर नहीं है, कॉलेज बनाए हैं, अध्यापक नहीं है। तो जो फंड ये लोग CSR के लिए खर्चा करते हैं, प्रॉपर होना चाहिए। अभी तो ये सरकार में भी बाहर का पार्टी आके लेके जाता है। नवीन बाबू की सरकार में जैसे बाहर का आदमी करता था, ये भी अभी भी चला है, हर कोई स्टेट में चला है। जो लोग, जैसे बहुत सारे स्टेट है वो अदानी को अपोज करते हैं, लेकिन अदानी वहीं का, वहाँ पर अदानी का इन्वेस्टमेंट है, तेलंगाना में है, राजस्थान में है, बंगाल में है, लेकिन वो बोलेंगे अदानी अदानी अदानी। वहाँ पर कांग्रेस सरकार है, तेलंगाना में कौन सरकार है? तेलंगाना में, बिल्कुल। उत्तराखंड में है, कर्नाटक में है, बंगाल में ममता दीदी है। ये अदानी बोलते हैं कि अदानी से पैसे भी लेते हैं। अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड लिया गया, चेक करो हर पार्टी का, चेक करो। मैं जैसे अभी बोला, उड़ीसा का बीजेडी के पास 1800 करोड़ रुपया है बैंक में इलेक्टोरल बॉन्ड। ममता जी का चेक करो, ममता जी कांग्रेस का चेक करो, ममता जी की पार्टी इस बीजेपी का चेक करो। इलेक्टोरल वो बॉन्ड पाने के मामले में भाजपा के बाद नंबर 2 सेकंड पोजीशन पे थी, जो कि वो एक क्षेत्रीय पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी, भाजपा के बाद 2 क्षेत्रीय पार्टी बीजेडी, कांग्रेस से ऊपर है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में। जी, तो ये बहुत सारे जैसे जैसे लुटियन जर्नलिस्ट, ये लोग क्या करते हैं, एक नैरेटिव कहीं दूर बैठ के एक पॉलिटिकल माइंड क्रिएट करता है। ये लोग मार्केटिंग करते हैं, टीवी में मार्केटिंग करेंगे, सोशल मीडिया में मार्केटिंग करेंगे, और अखबार में भी मार्केटिंग करेंगे। वही ये सब पत्रकार नहीं, मार्केटिंग एजेंट है।
एक नैरेटिव कहीं टेलर हुआ, somebody टेलर नैरेटिव, ये लोग मार्केटिंग किए। कलम की शुचिता बचनी बहुत ज़रूरी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि श्री रामदास जी जैसे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार की जो बातें हैं वो खरी बातें हैं, थोड़ी आपको कटु लग सकती हैं, लेकिन वही सत्य है। सत्य कड़वा होता ही है, इसको सुनना ही पड़ेगा हमें, हम पत्रकारिता के लोगों को और हमारी पीढ़ी के लोगों को, हमारे बाद की पीढ़ी के लोगों को ये जानना चाहिए कि पत्रकार वास्तव में होते कैसे हैं और उनका धर्म क्या होता है। मैं उदय इंडिया के दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आपका कि आपने हमें सत्य की राह दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद।